अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट MCQs लेक्चर शेयर करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जनरल पैथोलॉजी 1 जो कि आप लोगों की इंटरनल एग्ज़ाम के लिए और बाकी अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेलुलर इंजरी इज फिजिकल इंजरी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पैथोजन, ऑप्शन सी केमिकल इंजरी एंड ऑप्शन डी हाइपोक्सिया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन डी है हाइपोक्सिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो कॉमन काज है सेलुलर इंजरी का वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब है लो ऑक्सीजन इन ब्लड। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोस्टेटोमेगाली इन ओल्ड एज इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए न्यूप्लेजिया, ऑप्शन बी है हाइपरप्लेजिया, ऑप्शन सी है मेटाप्लेजिया एंड ऑप्शन डी है हाइपरट्रॉपी। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाइपरप्लेजिया। चूँकि प्रोस्टेटोमेगाली एक बिनाइन कंडीशन है ओल्ड एज में, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, हाइपरप्लेजिया है। मैंने ये हाईलाइट इसलिए नहीं किया ये आंसर ताकि आप लोग मेरी इस चीज़ को गौर से सुने और आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। तो उम्मीद है फिर ये आप लोगों से कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो अपने पास एक पेंसिल और शीट वगैरह पेपर वगैरह रख सकते हैं और उस पर नोट भी कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और इस क्यों सही है और इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉज ऑफ टीथ, यानी जो जैसे जैसे बच्चे होते हैं फिर उसकी जो प्रीमेच्योर टीथ यानी परमानेंट टीथ जो नहीं होते वो लॉस होते हैं, या ओल्ड एज में जब लॉज ऑफ टीथ होते हैं। तो ये एग्जांपल है एप्लेजिया का, और मेटाप्लेजिया, और एट्रोपी और हाइपरट्रॉपी। That's the example of atrophy. Question number 4 है the study of disease in which tissue and organ are examined with the unaided or naked eye, यानी ऐसी स्टडी जिसके ज़रिए हम टिश्यू को एक आम आंख से देख सकते हैं और इसको एग्ज़ामिन करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? हम उसको ग्रॉस पैथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो इट इज़ द डिफिनीशन ऑफ पैथोलॉजी दैट पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़ और स्टडी ऑफ डिजीज़ काजिंग एजेंट। डिजीज़ काजिंग एजेंट को फिर हम एटियोलॉजी कहते हैं। जब हम जस्ट ओनली डिजीज़ स्टडी करते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। तो सही ऑप्शन इसमें है डिजीज़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है द टर्म रेफर टू प्रोबेबल आउटकम ऑफ अ डिजीज़। प्रोबेबल आउटकम ऑफ अ डिजीज़ का मतलब क्या है कि आउटकम ऑफ अ डिजीज़ का मतलब ये है कि आपने एक डिज़ीज़ को डायग्नोस किया, फिर आपने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और ट्रीटमेंट के बाद आप देखते हैं कि ये डिज़ीज़ कौन से स्टेज पे है, ये रिकवरी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस बेसिकली इज़ द आउटकम ऑफ अ डिजीज़। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोग्नोसिस। क्वेश्चन नंबर 7 है बैरेट एसोफेगस एज एन एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मेटाप्लेजिया का मतलब है कि सेल की एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट होना, और ये भी एक रिवर्सिबल सेल इंजरी है जो कि इसका एग्जांपल है बैरेट एसोफेगस। क्वेश्चन नंबर 8 है मोर्टेलिटी इज़ डिफाइंड एज। मोर्टेलिटी इज़ बेसिकली अ डिजीज़ बर्डन और डिजीज़ रेशो। तो सही ऑप्शन इसमें यहाँ पर क्या है? डिजीज़ रेशो है। मोर्टेलिटी morbidity is disease ratio while mortality is death ratio। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। याद रखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है डेथ रेशो।
क्वेश्चन नंबर 9 है डिजीज दैट आर कॉज बाय ड्रग दैट कॉज द प्लेसेंटा बैरियर एंड हार्म टू द फेटस एज टेराटोजेनिक, यानी ऐसी डिजीज़ जो कि प्लेसेंटा यानी ऐसे प्लेसेंटा क्रॉस करे ऐसे ड्रग्स और फिर फीटस को नुकसान पहुंचाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, टेराटोजेनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रेफर टू द रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग बॉडी, यानी सबसे पहली जब हम किसी बॉडी से कोई पार्ट रिमूव करते हैं और एक सॉलिड पार्ट हो तो फिर हम उसको बायोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? और बायोप्सी बेसिकली हम एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है बायोप्सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अ डिक्रीज इन ATP विल हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर इफेक्ट, यानी अगर सेल में ATP डिक्रीज हो गया तो क्या रिज़ल्ट आएगा, आप लोगों के साथ क्या इफेक्ट आएगा। जब ATP डिक्रीज़ हो जाए तो हमारे साथ pH क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिक्रीज़ इन pH। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सारे क्या है, गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एडाप्टिव सेल रिस्पॉन्स सच इज एप्लेजिया एंड एट्रोफी आर पोटेंशियली रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये सही ऑप्शन है ट्रू है। इसमें जो करेक्ट है वो ट्रू है। ये जो लाइन है ये एक रिवर्सिबल चेंजेस है, एप्लेजिया और एट्रोफी दोनों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है इन हाइपोक्सिया सेल इंजरी सेल स्वेलिंग अकर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रासेलुलर, यानी जब हाइपोक्सिया हो तो सेल स्वेल हो जाते हैं, हाइपोक्सिक कंडीशन हो और ये जो स्वेलिंग होता है ये क्यों होता है, तो बेसिकली स्वेलिंग हमारे साथ आता है इंक्रीज वाटर कंटेंट। अगर इनसाइड हमारे साथ वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाए सेल के अनसाइड तो फिर हमारे साथ क्या होगा, स्वेलिंग आएगा। तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है सेल डेथ काज बाई ऑटोलाइसिस इज प्रोड्यूस बाई, यानी जो सेल खुद ब खुद रप्चर हो जाए, खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है एंडोजीनियस एंजाइम है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच टिश्यू इज़ द मोस्ट ससेप्टिबल टू लिक्विफिकेटिव निक्रोसिस फॉलोइंग इस्केमिक इंजरी। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि नीचे जितनी भी टिश्यूज़ है ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें ऐसी कौन सी आर्गन और टिश्यूज़ है जो कि हाइपोक्सिया की वजह से उसमें लिक्विफिकेटिव निक्रोसिस आते हैं। इस्केमिक का मतलब कि जहाँ पर ब्लड कम हो गया तो इट मीन कि हाइपोक्सिया आएगा। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्गन है जो पहली रिस्पॉन्स शो करता है हाइपोक्सिया को और इस्केमिक इंजरी को, जिसमें लिक्विफिकेटिव निक्रोसिस होते हैं, वो है ब्रेन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कोगुलेटिव निक्रोसिस इज़ यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम, यानी जो कोगुलेटिव निक्रोसिस है बेसिकली वो क्यों होते हैं, इस्कीमिया की वजह से होते हैं। द बेसिक काज ऑफ कोगुलेटिव निक्रोसिस इज़ इस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर 17 है पैटी चेंजेस इन लीवर इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। द रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, डज नॉट इम्पेयर सेलुलर फंक्शन, इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू डायबिटीज़। ये अगर आप लोग देखिए तो इसके लिए जितनी ये सारे ऑप्शन हैं ये करेक्ट है, ऑलमोस्ट इससे सिमिलर है, लेकिन इसमें जो बिल्कुल परफेक्टली इसके जो मोस्ट सुटेबल है वो है ऑप्शन डी, फैटी चेंजेस ओनली होते लीवर में। स्पेशली यहाँ पर लीवर का जिक्र किया गया है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो मैंने ये आप लोगों को बताया था, पहले भी डिस्कस किया है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मेनली डिफरेंस ये है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में
न्यूक्लियस इनटेक होता है, न्यूक्लियस अपने पाम में होता है, जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में न्यूक्लियस डीनेचर हो जाता है, न्यूक्लियस में चेंजेस आ जाते हैं। तो जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है इसकी जो यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी जो कि उससे रिलेटेड नहीं है, वो है ऑप्शन सी, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिक। अगर न्यूक्लियर क्रोमेटिक में क्लम्पिंग आ गया तो इट मीन कि न्यूक्लियर लेवल पे चेंजेस आ गया है और उसकी वजह से जो इंजरी होगा वो फिर रिवर्सिबल नहीं होगा, फिर वो इरिवर्सिबल होगा। तो ये एक फीचर रिलेटेड नहीं है रिवर्सिबल सेल इंजरी से। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन है, और इसकी वजह से जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इंक्रीज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 20 है फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप लीड टू इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। यानी अगर कैल्शियम पंप एक्टिवेट ना हो, वो अपने काम सही तरीके से नहीं कर सकते, तो हमारे साथ इनसाइड द सेल कैल्शियम आयन इंक्रीज़ होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 में है कि अगर कैल्शियम आयन इंक्रीज़ हो जाए तो कैल्शियम एक्टिवेट्स कौन से एंजाइम को फिर एक्टिवेट करते हैं? ऑप्शन ए फास्फोलाइपेज, ऑप्शन बी प्रोटीएज एंड ऑप्शन सी एंडोन्यूक्लिएज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ द अबव है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन कैन। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो एटीपी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है एटीपी डिप्लीशन इन सेल कैन लीड टू। अगर एटीपी कम हो जाए तो हमारे साथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनहिबिट होगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 है लोकलाइज एरिया ऑफ नेक्रोसिस स्कार इन्फॉक्शन। जब एक लोकलाइज एरिया पे नेक्रोसिस हो जाए या स्टार्ट हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? इन्फॉक्शन कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है नेक्रोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डेथ। यहाँ पर सेल इंजरी का जिक्र भी है, इन्फ्लेमेशन का जिक्र भी है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन मोस्ट सुटेबल नहीं है। जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, सेल डेथ है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में सुपर ऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लीमेंट्री रूल एंड सेल इंजरी। यानी सेल इंजरी में कौन से कम्प्लीमेंट सिस्टम रोल प्ले करते हैं? तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ अ प्रोटीन सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल एंड सेल इंजरी एंड इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्प्लीमेंट है जो कि सेलुलर इंजरी में रोल प्ले करते हैं वो है C5b, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 सेल सुसाइड इज आल्सो कॉल्ड सेल। बाकी यानी क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ये ऑप्शन जो है वो मोस्टली सिमिलर है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है वो है निक्रोसिस। क्वेश्चन 28 का करेक्ट ऑप्शन है निक्रोसिस, ऑप्शन ए। विच वन है कंप्लीट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। कंप्लीट एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हमारे साथ लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। पेट नेक्रोसिस रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है लाइपेज। क्वेश्चन 31 गैंग्रीन नेक्रोसिस इज रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्लस्ट्रोडियम टेटिनाई बेसिकली काज करता है गैस गैंग्रीन, जो कि एक कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस है। क्वेश्चन नंबर 32 है इन व्हिच नेक्रोसिस टिश्यू अपीयर मॉइस्ट, ऑप्शन ए ड्यू टू बैक्टीरिया एक्शन। टिश्यू हमारे फिर कैसे नज़र आते हैं? मॉइस्ट नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है एपोप्टोसिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। क्वेश्चन नंबर 34 है सेपरेशन ऑफ फिंगर एंड एम्ब्रियोजेनेसिस एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है
लैक ऑफ एपोप्टोसिस कैन लीड टू, अगर एपोप्टोसिस कम हो जाए तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है इन्फ्लेमेशन इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है अगेंस्ट द इंजरी, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, अगेंस्ट द पैथोजन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, उसमें एक्सुडेट फॉर्मेशन होते हैं। ऑप्शन सी इज़ नॉट रिलेटेड, ट्रांसुडेट फॉर्मेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्यूट इन्फ्लेमेशन। 38 है एक्यूट इन्फ्लेमेशन परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी इंक्रीज। कैपिलरी की जो परमिबिलिटी है वो इंक्रीज होता है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है लिकोसाइट रिक्रूटमेंट इंक्लूड मार्जिनेशन, अकामुलेशन एंड प्रोलिपरेशन। तो ये सारे प्रोसेस में इंक्लूड है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दी सर्कुलेटिंग सेल्स आर, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड में मौजूद होते हैं, उसमें नीचे में से कौन से ऐसे सेल है जो ब्लड में मौजूद होते हैं। तो इसमें एक एपिथेलियल ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मेसोथेलियल, ऑप्शन सी है मोनोसाइट एंड ऑप्शन डी है मैक्रोफेजेस। तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी मोनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 41 है कैपिलरीज परमिबिलिटी इंक्रीज with the endothelial cell separate। option A is the correct option। question 42 है the earliest response in acute injury is constriction। option A, constriction is the earliest response in acute injury। question number 43 है laws of fluid from blood will increase viscosity of blood। option B is the correct option। which mechanism is not involved in increase of vascular permeability। तो इसमें एंडोथेलियल सेल्स अकामुलेशन इज नॉट इन्वॉल्व, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन फ्लूइड एक्सुडेट अकर ड्यू टू इंक्रीज वास्कुलर परमिबिलिटी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन में एक्सुडेशन किस वजह से होते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीज वास्कुलर परमिबिलिटी की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है मेजर पेगोसाइटिक सेल्स आर। तो जो मेजर पेगोसाइटिक सेल्स है इसमें सारे सेल्स ऐसे हैं जो कि पेगोसाइटोसिस कर सकते हैं एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, लेकिन जो मेजर पेगोसाइटिक सेल्स है वो क्या है, वो न्यूट्रोफिल है। क्वेश्चन नंबर 47 है लिकोसाइट इज लोकलाइज इन आउटर सरफेस ऑफ एंडोथेलियल सेल इज कॉल्ड मार्जिनेशन। option A is the correct option। Enrolling process leukocyte adhere to the endothelial cell। option A is the correct option for question number 48। question number 49 है P-selectin is present on surface of endothelial cells। option A is the correct option। in question number 50 है CD34 is present in surface of leukocytes। तो अभी चूँकि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं तो यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद MCQ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन। तो इसके लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 0341920685 0341920685।